नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशुतोष शर्मा। शुरुआत करने जा रहा हूं उत्तराखंड की पहली बड़ी खबर के साथ। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक खास इवेंट में जोगमंदर हॉल का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम नगर विकास की तरफ से किया गया है, जिसका मकसद हमारी पुरानी संस्कृति को बचाना और आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह जोगमंदर हॉल हमारी विरासत और आने वाले कल दोनों के लिए जोड़ता है। यह जगह आधुनिक सोच और परंपरा का अच्छा मेल है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून नगर निगम में तेजी से काम किया जा रहा है। सफाई को लेकर भी काफी सुधार हुए हैं। धामी ने कहा है कि इस समय देहरादून में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में शहर की तस्वीर को बदलकर रख देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने देहरादून आने वाले हैं। इस दौरान वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। तो जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी जोगमंदर हॉल का उद्घाटन किया है, नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की चर्चा की गई। शहर में सफाई व्यवस्था का लगातार सुधार किया जा रहा है और हॉल को परंपरा और आधुनिकता का संगम भी बताया सीएम धामी ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोगमंदर हॉल का उद्घाटन किया है और नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शहर के विकास पर जोर दिया। 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर कामकाज जारी है लगातार। जिस तरीके से सीएम धामी उत्तराखंड सरकार को रफ्तार दे रहे हैं और शहर में सफाई व्यवस्था पर भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं, तो हॉल को परंपरा और आधुनिकता का संगम बताया है सीएम धामी ने। और एक तरफ सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण दिया जाएगा। देहरादून में जोगमंदर हॉल में भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। सीएम धामी वहां पर उपस्थित रहे, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और तस्वीर देहरादून से साफ बताती है कि 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम अभी भी जारी है। सीएम धामी ने एक बड़े हॉल का, जो विशाल सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, सीएम धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और इस हॉल में पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार आगे भी विकास के रास्ते पर चल रही है और युवाओं के लिए बहुत रास्ते खुलने की संभावना बताई है। जो जोगमंदर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न स्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित धूप बनाने के लिए यहाँ पर सिगरेट के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने माया कुंड के एक आश्रम में भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा की है। उन्होंने देश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। आश्रम पहुंचने पर महंत और साधु संतों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन पर फूल बरसाए गए। पूजा के बाद उप मुख्यमंत्री ने संतों से आशीर्वाद लिया और बताया जा रहा है कि यह दौरा निजी तरीके से किया गया। करीब 2 घंटे तक आश्रम में रहने के बाद वह THDC गेस्ट हाउस पहुंचे और कुछ देर आराम किया। इसके बाद वह सड़क के रास्ते हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। हरिद्वार के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम के पश्चात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए लौट गए। इस दौरान कई भाजपा के नेता भी उनसे मिलने पहुंचे। शिष्टाचार मुलाकात की जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर यह दौरा निजी रहा, लेकिन इसकी चर्चा पूरे इलाके में होती रही। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ऋषिकेश पहुंचे हैं, मायाकुंड आश्रम में भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना की है और देश की खुशहाली और तरक्की की उन्होंने कामना की। ऋषिकेश पहुंचने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वहां के साधु और महंतों ने भव्य जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से संत और महंत उनके आसपास हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक निजी दौरा बताया गया है। मायाकुंड के आश्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की। स्वामी रामानंद संत आश्रम में वो पहुंचे और ऋषिकेश के दौरे के बाद वो हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां चौहान बाटा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से माहौल काफी उत्साह भरा रहा। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का फूल माला और बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के प्रति अपने भरोसा जताया और वक्ताओं ने कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाने में हर मोर्चे का बड़ा रोल है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। साथ ही आने वाले चुनाव और आगे की योजनाओं को लेकर भी बात की गई। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का फायदा मिल सके। और कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और समाज के सभी वर्गों के विकास पर चर्चा की गई। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के 3 मोर्चे। चौहान बाटा से तस्वीरें निकलकर आई हैं कि भाजपा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति मोर्चा की भागीदारी उसमें बढ़ चढ़कर देखने को मिली। कार्यकर्ताओं का फूल माला के साथ स्वागत किया गया है। तो जिस तरीके से भाजपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के अनुशासन संगठन भी है और भारतीय जनता पार्टी और 6-7 मोर्चे भी हैं और सभी मोर्चों का गठन हो चुका है, क्योंकि आगामी चुनाव है 2027 का। उसके लिए महिलाओं को भी तैयार करना है और महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक हमारी भारतीय जनता पार्टी में रही है। समय समय में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा को सम्मानित भी किया गया है और ये हमारा रोटी में कोई नया वर्ग नहीं है, नया वर्ग का नहीं है, तो इसलिए आज इनका सबका स्वागत किया जाए। बहुत अल्पसंख्यक मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है और किसान मोर्चा है, सभी मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनका स्वागत करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और ये जो आगामी चुनाव है और महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, युवा मोर्चा की भूमिका तो बहुत अग्रणी होती है, तो सभी मोर्चों को संगठित करके उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे जो हमारे काम किए जा रहे हैं, विकास का वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में 9 सालों में किया है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। तो आज ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के सभी मोर्चे इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। जनता पार्टी नगर मंडल अल्मोड़ा के आज महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के मंडल नगर के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनका स्वागत किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, जो अल्पसंख्यक समाज में उत्साह दिख रहा है, जो महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, जो अनुसूचित समाज में उत्साह दिख रहा है, वो निश्चित रूप से परिलक्षित कर रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। और इन सब समाज में भारतीय जनता पार्टी बहुत गहरी पैठ बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इन सर्व समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी आपने इससे पहले देखा होगा कि युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ था हमारा और पूरे शहर में रैली निकाली थी। आज इसी क्रम में हमारे महिला मोर्चा की और अल्पसंख्यक मोर्चा की, दोनों मोर्चाओं की हमारी आज घोषणा हुई है। और आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि कितना उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में। आपने विगत पूर्व में आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस की जिले की टीम की पूरी घोषणा हुई और आपने देखा है कोई उत्साह के नाम पे कोई उत्साह नहीं है वहाँ। और हमारे यहाँ हमारी सबसे छोटी इकाई जो होती है मोर्चों के मंडलों की होती है और उसमें आप देख रहे होंगे कि एक से एक बढ़कर उत्साह, आतिशबाजी, मिष्ठान वितरण और जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये निश्चित रूप से ये जश्न 2027 तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और 2027 में हम हैट्रिक मारेंगे। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य की तैयारियों का जायजा लिया और अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। साल 2025 के सफल आयोजन के बाद अब विभाग का पूरा ध्यान 2027 के राष्ट्रीय खेलों पर केंद्रित है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
बजट सत्र में खेलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कोच, विशेष कैंप और आधुनिक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों के खान पान और रहने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें। नेशनल चैंपियनशिप के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर में बुलाया जाएगा। यही खिलाड़ी 2027 के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर राज्य एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा और बजट स्वीकृत होते ही तैयारियों को और नई गति दी जाएगी। तो जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है, तैयारियों की बैठक की जायजा लिया और खान पान और रहने की व्यवस्था पर जोर दिया। नेशनल चैंपियनशिप के आधार पर चुने हुए खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। आने वाले चैंपियनशिप उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2027 के खेलों पर फोकस रहेगा सरकार का। साथ ही मंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण की योजना तैयार की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कोच और स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जाएगी। यह सरकार की बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि सरकार जिस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा दे रही है, उत्तराखंड के विकास में भी अहम रोल है सरकार का और चुने गए खिलाड़ियों के लिए नेशनल चैंपियनशिप के आधार पर चुना जाएगा। अंबेडकर जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में खास तैयारी कर दी है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम होंगे। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए बाबा साहेब के विचार लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। जगह जगह छोटी बैठकें और चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान जैसे विषयों पर बात की जाएगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि पार्टी में बाबा साहेब के लिए हमेशा सम्मान रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच तीर्थ बनवाए जहां लोग जाकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को कार्यकर्ता पूरे सम्मान के साथ बाबा साहेब को याद करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। ऐसे में पार्टी का कहना है कि इस दिन का मकसद लोगों को संविधान और उसके महत्व के बारे में जागरूक करना है। अंबेडकर जयंती को लेकर भाजपा की तैयारियां सामने आ रही हैं और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भव्य जयंती मनाई जाएगी और भाजपा पूरे प्रदेश में आयोजन का कार्यक्रम करेगी और हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाबा साहेब के विचारों को नई युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी तक प्रेरित करने का संदेश साझा किया जाएगा और अंबेडकर जयंती पर भाजपा की ओर से यह खास तैयारी है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष सम्मान का भाव हमेशा हमेशा रहा है। इसी सम्मान के भाव का प्रकटीकरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ की स्थापना की है। आज देश ही नहीं, विदेशों से करोड़ों करोड़ लोग वहां पर आते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर हम एक संगोष्ठी के माध्यम से उनका स्मरण करते हैं और जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, वहां पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान करके उस विषय की गोष्ठी आयोजित की जा रही है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक श्रद्धापूर्वक भाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 14 अप्रैल को स्मरण करेंगे। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जो दिल दहला देने वाली खबर है। 4 साल की मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही को दिखाता है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 साल में इलाके में 4 से 5 ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद ना तो वन विभाग ने कोई ठोस कदम उठाया और ना ही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऐसे में लोगों के मुताबिक अब तेंदुआ दिन में भी गांव के पास दिख रहे हैं, जिससे डर का माहौल लगातार बनता जा रहा है। ग्रामीणों पर गुस्सा इस बात पर है कि हर बार ऐसी घटनाएं होती हैं और नेता आते हैं, मुआवजा देते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार की क्या कार्रवाई है इसमें आगे? आखिर कब तक इसी तरीके से मासूमों की जान जाती रहेगी? क्या इस बार फिर सिस्टम जागेगा या फिर एक और घटना का इंतजार किया जाएगा? 1 साल में कई हमले हो चुके हैं, फिर भी सिस्टम जाग नहीं पा रहा
और सरकार और सिस्टम पर लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 साल की बच्ची को तेंदुए ने उठा लिया है और जिस तरीके से घटना सामने आई और लोगों ने सिस्टम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज एक काफ़ी दुखद घटना हुई हमारे इलाके में। ग्राम बतकोट, पट्टी, कोलाघाट और गडरी ग्राम सभा में एक 4 वर्षीय लड़की को बाघ द्वारा निवाला बनाया गया है। और ये घटना जो हुई, घटना कम से कम 9 बजे, 8:30-9 बजे के लगभग ये घटना हुई थी। और अभी तक मतलब कम से कम 4-5 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन का भी यहाँ तक अभी हमारे पास जहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ तक अभी तक प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं। केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँच चुका है। आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर ऋषिकेश की तीर्थ नगरी के आवास विकास में गंगा किनारे स्थित आरती स्थल पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर एक सांप दिखाई दिया। यह सांप तांबे जैसी चमक और अद्भुत बनावट की वजह से स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी कमल राजपूत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसको लेकर रेंजर GS दमंदा ने बताया कि पकड़ा गया सांप कॉपरहेड ट्रिंकेट प्रजाति का है। वहीं वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। साथ ही वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीव दिखने पर तुरंत घबराएं नहीं और तुरंत विशेषज्ञों को सूचित करें। तो जिस तरीके से गंगा किनारे आरती स्थल पर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। और तांबे जैसी चमक की तरह सांप दिखने वाला बताया गया और वन विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद रही, मौके पर पहुंची। कॉपरहेड ट्रिंकेट प्रजाति का सांप बताया गया। सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। लोगों से घबराने के बजाय सूचना देने की बात कही गई है। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीव दिखने पर घबराएं बिल्कुल भी नहीं, तुरंत विशेषज्ञों को सूचित करें। देश भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर विकास नगर स्थित सेंट जेम्स चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर अनुयायियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई प्रार्थना सभा 3 बजे तक चली, जिसमें प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद किया गया। चर्च के पास्टर ने विशेष प्रार्थना करवाई और शांति, प्रेम और त्याग का संदेश दिया। वहीं अनुयायियों ने बताया कि आज ही के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, बाद में वे पुनर्जीवित हो गए। तो जिस तरीके से देश भर में गुड फ्राइडे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरे देश में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और विकास नगर के सेंट जेम्स चर्च में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और 12 से 3 बजे तक प्रार्थना सभा की गई, जिसमें लोग मौजूद रहे। सेंट चर्च जेम्स में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रार्थना करने के लिए लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। तो पास्टर ने शांति की बात कही और देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, जिसके लिए विकास नगर के सेंट जेम्स चर्च में भारी भीड़ देखने को मिली। 12 से 3 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ईसा मसीह के बलिदान को याद किया गया। पास्टर ने शांति और प्रेम का संदेश दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना को याद किया गया। लोगों का ऐसा मानना है कि ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वे पुनर्जीवित हो गए। तस्वीरों में अनुयायियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और शांति, प्रेम और त्याग का संदेश दिया गया है। तस्वीरें विकास नगर से सामने आ रही हैं और पूरे देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और ये गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के गुरु रहे ईसा मसीह, उनके दिन मनाया जाता है और लोगों का ऐसा मानना है कि आज ही के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसके बाद वो पुनर्जीवित हो गए। प्रभु ईसा मसीह को याद किया गया है कार्यक्रम में।
और ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए पास्टर ने शांति और प्रेम का संदेश दिया है। क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना को भी याद किया गया। तो आज पूरे देश भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। आज का जो दिन है गुड फ्राइडे का दिन होता है, ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। और आज के क्या होता है, यीशु मसीह 40 दिन के जो उपवास के दिन होते हैं, उसके बाद 40 दिन के बाद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 40 दिन के जब वो 3 दिन सलीब पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो उनको कब्र में रखा जाता है और कब्र में से उनको तीसरे दिन वो पुनरुत्थान का जीवन पाते हैं। जो एकमात्र यीशु मसीह है जो संसार में मर के जीवित हुए थे। तो आज के दिन सब लोग क्या करते हैं, सब लोग चर्च आते हैं और चर्च आके उस दिन को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के समय से चलता आ रहा है। उसको यहाँ पर आके उसका महोत्सव को मनाया जाता है। उसकी याद में जो सलीब पर हमारे 14 भेद होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। उस चीज़ का हम क्लियरिफिकेशन रखते हैं। गुड फ्राइडे एक ऐसा त्यौहार है मानव जाति के लिए जो उद्धार का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो उन्होंने प्राण त्याग दिए, मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज वे खुदा कादरी मतलब आपके दाहिने हाथ हैं। आज भी वो हमारा न्याय करने के लिए फिर आने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि सारी मानव जाति के लिए एक उद्धार का कारण है जो गुड फ्राइडे हम मनाते हैं। आज का जो दिन माना जाता है वो परमेश्वर आज के दिन जो है वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे 2000 साल पहले। जब परमेश्वर इस दुनिया में आए थे उन्होंने 33 साल वो इस दुनिया में रहे और जो उनका लास्ट टाइम था वो आज हम इस दिन को मनाते हैं जिस दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। और फिर जब आप सब जानते हैं कि ईस्टर का जो दिन हम मनाते हैं उस दिन वो परमेश्वर जो है वो फिर से जीवित हुए थे। और आज के दिन जो है अभी जब सभा चल रही है तो जो वचन परमेश्वर ने क्रूस पर से कहे थे वो 7 वचन को आज के दिन हम सब दोहराते हैं। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून की खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर संकट की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार कच्चे माल की कमी के चलते वैक्सीन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिसका असर अब अस्पतालों में साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जिन्हें कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने से तुरंत वैक्सीन की आवश्यकता होती है। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां की प्रिंसिपल गीता जैन का कहना है कि उनके अस्पताल में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सभी मरीजों को समय पर टीका लगाया जा रहा है। इमरजेंसी मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं अन्य अस्पतालों में भी कमी के कारण दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट उत्तराखंड में दिख रहा है, लेकिन दून अस्पताल से ये खबर सामने आई है कि एक तरीके से उनके पास वैक्सीन है और लोगों को समस्या से निपटने के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है और एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर संकट बढ़ता जा रहा है। कच्चे माल की कमी के उत्पादन से प्रभावित समस्या बताई जा रही है और एंटी रेबीज की समस्या बहुत बड़ा संकट बन रहा है। कई सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी बताई गई है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में भी दिखी है वैक्सीन की कमी, पर्याप्त मात्रा में रेबीज की वैक्सीन है और जो भी मरीज आ रहे हैं उन सबको रेबीज को लेके दून मेडिकल कॉलेज में कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रेबीज की वैक्सीन है और जो भी मरीज आ रहे हैं उन सबको लगाई जा रही है। और आप लोग ने ये भी देखा होगा रेबीज का काउंटर हमने ओपीडी में रिसेप्शन पे इमरजेंसी में सबसे बाहर ही कर दिया है, तो मरीज तुरंत आते ही वहीं लग जाता है, उसको कोई वेट करने की जरूरत नहीं और तुरंत उसको रेबीज की वैक्सीन दी जाती है। टोटल कितने पेशेंट आते हैं कि डेली कितने आ रहे हैं रेबीज के? हमारे पास लगभग 40 से 60 मरीज पर डे का आ रहा है और आजकल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज चल रही है, तो क्योंकि सरकारी में नहीं मिल पा रही है तो कॉलेज में हमारे थोड़ा सा बढ़। खबर खटीमा से है, जहां प्रशासन ने अवैध काम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। चर्बी से भरे एक कैंटर के पकड़े जाने के बाद आज पूरा प्रशासन एक्शन में नजर आया। इस्लामनगर गोटिया इलाके में सलाद हाउस के पास जब टीम ने छापा मारा तो वहां का हाल देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। एक मकान और उसके सामने के एरिया से बड़ी मात्रा में जानवरों की खाल और हड्डियां मिली।
तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की। मौके पर ही उस मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही जो अवशेष मिले हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से हटाने के काम पर काम किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस और प्रशासन मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो जिस तरीके से चर्बी से भरे कैंटर पकड़े जाने के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है और तस्वीरें खटीमा की बयां कर रही हैं कि अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। इस्लामनगर गोटिया में बहुत बड़े छापेमारी की खबर सामने आई है और जिस तरीके से अवैध काम के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है और यह तहसीलदार के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई हुई और संयुक्त कार्रवाई चर्बी वाले कैंटर मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है और भारी मात्रा में खाल और हड्डियां बरामद की गई। अवशेष हटाने के काम पर लगातार काम जारी हो रहा है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अवैध काम के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। यह है कि कल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ट्रक जो संदिग्ध कोई सफेद पदार्थ कंटेनरों में भर के ले जा रहा था, जो कि प्रथम दृष्टता चर्बी के रूप में महसूस हो रहा था, उस पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को तो कल सील कर दिया गया। मगर ये भी लगातार शिकायतें आ रही कि इस्लामनगर गोटिया की तरफ अवैध रूप से पशुवध हो रहा है और उसका मांस की बिक्री की जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर पालिका परिषद और प्रशासन और पुलिस प्रशासन, पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया कि जिसमें कि अवैध रूप से जहां पशु कटते हैं उसकी जांच की जाए और अवैध का उस पर कार्रवाई की जाए। उसके तहत आज यहाँ पे इस्लामनगर गोटिया में एक संदिग्ध स्थान पर कुछ खालें जिनकी संख्या 400-500 से अधिक हो सकती है, नमक लगी खालें हैं और हड्डियां बरामद हुई है कि जो बहुत बड़ी तादाद में है। भी प्रतिबंधित सामान से था, उसका कटान यहाँ अवैध तरीके से इस्लामनगर ये गोटिया के अंदर चल रहा था, स्लॉटर हाउस के ठीक सामने पे। इसमें अब खटीमा पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से ये सब कुछ सामने आया है और प्रशासन इसको कब्जे पे लेके इसको दफनाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और यदि ये जो मकान है जहाँ पर ये अवैध कटान चल रहा है, ये जो दोषी है अगर ये सरकारी जमीन पाई जाती है तो इसका भी कुछ ना कुछ विचार करके प्रशासन इसमें भी कार्रवाई करने को आगे बाध्य रहेगा। और यदि ऐसा होता है तो ये एक नज़ीर बनेगी भविष्य में इस प्रकार का कदम। अगली बड़ी खबर चमोली जिले के विष्णुप्रयाग से है, जहां एक युवक नदी में कूद गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर उसको सुरक्षित बचा लिया गया। युवक का नाम मोनिश है और उसकी उम्र 25 साल बताई गई। वह कर्नाटक का रहने वाला है। मोनिश विष्णुप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर आगे टाया पुल के पास नदी में कूद गया था। एसडीआरएफ की टीम ने फौरन मदद की। उन्होंने रस्सी और लाइफ जैकेट से युवक को बाहर निकाला। अब मोनिश गोविंद घाट अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत ठीक है, लेकिन जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है क्षेत्र में। तो चमोली के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मोनिश विष्णुप्रयाग की नदी में कूद गया था और जिस तरीके से कर्नाटक का निवासी बताया गया और एसडीआरएफ टीम की बड़ी सूझबूझ सामने आई है। अगली खबर देहरादून से जुड़ी हुई है। देहरादून की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के वितरण के लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। राज्य को कुल कोटे में 26% का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। राज्य सचिव आनंद स्वरूप ने यह संशोधित एसओपी जारी की है। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए 2000 सिलेंडर निर्धारित किए गए हैं।
वहीं विवाह समारोह या विशेष अवसरों के लिए 2 सिलेंडर का प्रावधान रखा गया है। शहर के अनुसार वितरण में देहरादून को सर्वाधिक 31% का आवंटन मिला है, जबकि हरिद्वार और नैनीताल को 13% का आवंटन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1250 सिलेंडर निर्धारित किए गए हैं। नई एसओपी का उद्देश्य है पर्यटन सीजन के दौरान व्यापारिक उपयोग के लिए सिलेंडर की निर्बाध को आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने इस व्यवस्था के व्यापारिक संसाधनों और विशेष आयोजनों में सिलेंडर की कमी नहीं होगी, ऐसा कहा है। इस तरह से राज्य में एलपीजी वितरण और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार। We'll be right back.